इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सिरोही जिले में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहाँ घर के बाहर खेल रही बच्ची को बुलाकर उसका रेप किया गया। इस घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि दुष्कर्म करने वाला भी एक नाबालिग है। उसकी उम्र महज 13 साल है। मामला सामने आने के बाद नाबालिग लड़के को बाल सुधार गृह में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड की है, जहाँ पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी किशोर सिंह खुद इस केस की जांच कर रहे हैं। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रकरण परिजनों के द्वारा दर्ज किया गया, जिस पर घटनास्थल का निरीक्षण करके आस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान लिए गए। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। पीड़िता के 161 के बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आरोपी विधि का उल्लंघन करता को डिटेन करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश करके संप्रेषण गृह में दाखिल कराया गया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया है। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में इसको लेकर केस दर्ज कराया, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत सेना के एक जवान से 27 जून को एक युवती ने पहले फोन पर बात की, फिर वीडियो कॉल करके कहा कि तुम्हारा एक अश्लील वीडियो हमारे पास है, तुम 4 जुलाई को फलौदी आओ वरना मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। इस धमकी पर सेना का जवान 4 जुलाई को फलौदी पहुंचा, जहां उसे कार में बिठाकर लोहावट ले जाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और नशीली चीज खिलाकर युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाया गया, जिसके बाद उससे 10 लाख रुपयों की मांग की गई। इतना ही नहीं, अलग अलग बैंक खातों से 3 लाख रुपए जमा भी करवा लिए। फिर वे उसे कार में डालकर ले जाने लगे, लेकिन जवान किसी तरह उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। बिखरी पड़ी गृहस्थी, राख में तब्दील आशियाना बता रहा है कि ये कहर बरपा है। जिसने भी ये मंजर देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये कहर बरपा है जालौर में, जहां काल बनकर आए करंट ने न सिर्फ घर को जलाकर राख कर दिया बल्कि इस आशियाने के मालिक पति पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। ये दर्दनाक हादसा जिले के चीतलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ, जहां शनिवार की देर रात हाई टेंशन तार टूटकर एक घर में लगे बिजली के तार पर गिर गया, जिसके बाद पूरे घर में करंट दौड़ने लगा। लेकिन चुपके से घर में आ चुके काल से पति पत्नी अनजान थे। मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा रखा था और धुड़ाराम ने मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पति को तड़पते देख पत्नी बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन पति को बचा तो नहीं सकी, खुद करंट की चपेट में आ गई। देखते ही देखते दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। फिर करंट के कारण घर में आग भी लग गई और घर पूरी तरह जलकर राख का ढेर बन गया। तीन महीने पहले बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे भारतीय युवक को पाक सेना ने पुशबैक किया है। उसे 5S चेक पोस्ट पर बीएसएफ को सौंपा गया है। आमतौर पर पाक सीमा से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले अनजान व्यक्तियों को ही पाकिस्तान को सौंपे जाने की खबरें आती हैं। ऐसा मामला सामने नहीं आता जिसमें पाकिस्तान में प्रवेश के बाद किसी को छोड़ा गया हो। ऐसी स्थिति में अब बीएसएफ इसे सामान्य वापसी न मानकर गंभीरता से ले रही है। पाकिस्तान में 3 महीने बिताए जाने के बाद इसे लौटाया गया है। इस कारण युवक को फिलहाल संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में इससे कड़ी पूछताछ के बाद ही इसके घर भेजा जाएगा। युवक मानसिक रोगी बताया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बेड़िया क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। बहरहाल
बीएसएफ के कंपनी कमांडर ने इस युवक को पुलिस को सौंप दिया है। अब गंगानगर जिले के एसपी ने संयुक्त इन्वेस्टिगेशन सेंटर पर युवक की पूछताछ कराने के आदेश दिए हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि मध्य प्रदेश के इस युवक ने पाकिस्तान की सीमा में किस इलाके से प्रवेश किया है। युवक सिर्फ अपना नाम और घर का पता ही बता रहा है। हरकतों से वो मानसिक रूप से बीमार दिखता है, लेकिन वास्तविक हालत संयुक्त इन्वेस्टिगेशन सेंटर की पूछताछ में ही सामने आ पाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से वडोदरा उभरी भी नहीं कि विशेषज्ञ अगस्त तक तीसरी लहर की आशंका जताने लगे। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में आईसीयू वार्ड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी काफी महसूस की गई थी। इससे सबक लेते हुए अब राजसमंद जिला अस्पताल में 12 बेड का नया आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिस पर करीब 100 से 125 लाख रुपए की लागत आएगी। आरके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित के मुताबिक अस्पताल में फिलहाल 12 बेड का आईसीयू है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के समय 5 अतिरिक्त बेड आईसीयू में लगाए गए थे। लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 12 बेड का नया अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। हम लोगों को ये अनुभव हुआ कि जिला हॉस्पिटल में आईसीयू बेड बहुत कम महसूस हुए। कई लोगों को हमें न चाहते हुए भी आगे रेफ़र करना पड़ा। तो 12 बेड का तो हमारा आईसीयू था, 5 हमने टेम्परेरी रूप से बढ़ाए थे, लेकिन इसके बाद में वेव जाने के बाद हमने और एस्टिमेट बनाया कि कम से कम 12 बेड और हो। जिला अस्पताल में बनने वाले आईसीयू वार्ड के लिए सांसद दिया कुमारी ने सांसद मद से 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सांसद महोदय ने 50 लाख रुपए का अंशदान आईसीयू के लिए दिया है एमपी के मद से, और बाकी के लिए भारत विकास परिषद या शायद हमारी एमएलए साहिबा मदद करेगी। वहीं राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने भी आईसीयू निर्माण में सहयोग देने का ऐलान किया है। कोरोना के चलते पिछले 1.5 वर्ष से स्कूल और कॉलेज सूने पड़े हैं। ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है। इस बार 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। काफी समय के असमंजस्य के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ये परीक्षा पूरी तरह से नई परीक्षा प्रणाली के तहत होगी, जिसमें कोविड-19 का खास ध्यान रखा गया है। कोरोना से पहले कॉलेज शिक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता था, लेकिन अब ये प्रश्न पत्र केवल 1.5 घंटे का होगा। पहले एक दिन में एक ही प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार एक ही दिन में 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहले प्रश्न पत्र के बाद 5 मिनट का अंतराल होगा और उसके बाद दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा शुरू होगी। 29 जुलाई से आयोजित हो रही परीक्षाएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पैटर्न में चेंज किया है। बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 3 के बच्चे जो हैं वो 2 पेपर एक साथ एक ही परीक्षा के समय में देंगे। एक पेपर की अवधि होगी 1.5 घंटा और उसी समय 5 मिनट के अंतराल में उसको दूसरी कॉपी दे दी जाएगी और वो अपना दूसरा पेपर तैयार करेगा। टोंक के पारिवारिक न्यायालय ने जिले की रानोली की रहने वाली 20 वर्षीय बालिका वधू संजू के बाल विवाह को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। संजू का सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में बाल विवाह हुआ था। गौरतलब है कि टोंक में बाल विवाह निरस्त करने का पहला ऐतिहासिक फैसला है। संजू ने सारथी ट्रस्ट की डॉक्टर कृति के माध्यम से टोंक पारिवारिक न्यायालय में अपने बाल विवाह को निरस्त करने की अपील की थी। जानकारी के मुताबिक 2003 में बालिका वधू संजू का बाल विवाह समाज के दबाव में बड़े बुजुर्गों ने करवा दिया था। जब वो कुछ समझदार हुई तो उसने अपने बाल विवाह का विरोध किया। इसी बीच पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। संजू के पिता ने मरने से पहले बाल विवाह निरस्त करने की अंतिम इच्छा जताई थी, जिसके बाद सारथी ट्रस्ट जोधपुर उसकी मदद के लिए आगे आई। ट्रस्ट के माध्यम से संजू अब अपने बाल विवाह से मुक्त हो गई है। संजू आरएएस बनना चाहती है। बाल विवाह जैसे दंश को झेल रही बालिकाओं के लिए न्यायालय का ये फैसला आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।
बच्ची ने जब कहा कि मैं इस बाल विवाह की बेड़ियों से मुक्ति चाहती हूँ, तो हम जोधपुर से टोंक चलकर आए हैं और 1 साल की एक जंग लड़ने के बाद हमने आज बच्ची को, जब वो 2 साल की उम्र में कैद हुई थी बाल विवाह की बेड़ियों में, बाल विवाह के पिंजरे में, उसे आज इस बाल विवाह के पिंजरे से इस कैद से छुट्टी दिलवाई है, मुक्ति दिलवाई है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। भारी बारिश ने एक बार फिर मुंबई वासियों के लिए न सिर्फ भारी मुसीबत खड़ी कर दी है, बल्कि कई जिंदगियां भी छीन ली। 17 जुलाई की रात भारी बारिश मुंबई वासियों के लिए भारी तबाही लेकर आई। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की 2 घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा चेंबूर इलाके में हुआ, जहां भारत नगर इलाके में लैंडस्लाइड के कारण झुग्गियों पर बड़ी दीवार गिर गई। इसकी चपेट में कई घर आ गए और 17 लोगों की मौत हो गई। इधर विक्रोली इलाके में भी बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी, जहां एक इमारत जमींदोज हो गई और उसमें दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भी शहर के कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई जगहों पर तो पानी घरों और दुकानों में घुस रहा है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं, जिसके कारण लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे एक शख्स और उसके बेटे से जब टिकट दिखाने को कहा गया तो उसने टिकट मांगने वाले को जमकर हड़काया और देख लेने की धमकी दे डाली। पूरा मामला यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां ऑन ड्यूटी कर्मचारी के टिकट मांगने पर खुद को सहारनपुर में तैनात पुलिसकर्मी बताने वाला व्यक्ति और उसका बेटा बिना टिकट पकड़े जाने पर पुलिस का रौब गालिब करने लगे। दोनों आरोपियों ने रेलवे के ऑन ड्यूटी कर्मचारी और आरपीएफ महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई की और उनके लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, दोनों ने वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन कार्रवाई की बात सुनते ही शख्स की वर्दी का रौब गायब हो गया। आरोपी माफी मांगने लगा। अब अधिकारी मामले को दबाने में लगे हुए हैं, इसलिए रेलवे के सभी अधिकारी कुछ बताने या बाइट देने से बचते हुए नजर आए। एमपी के जबलपुर के हनुमानताल थाने में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जो 50 से ज्यादा लोग एक अधेड़ को लेकर वहां पहुंचे और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग करने लगे। थाने लाए गए अधेड़ पर लोगों ने नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने और गंदे इशारे करने के आरोप लगाए। बताया ये जा रहा है कि मोती नाला सुलेमानी मैदान के पास सतीश सिंह ठाकुर नाम का ये व्यक्ति अक्सर आता था और वहाँ खेल रही नाबालिग बच्चियों को देखकर गंदे इशारे करता था। शनिवार रात करीब 9 बजे फिर से सतीश बाइक से वहां पहुंचा और लड़कियों को देखकर गंदे इशारे करने लगा, जिसके बाद बच्चियों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके पहले कि सतीश वहां से भागता, लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर थाने लाकर पुलिस को सौंप दिया। एक आदमी है, वो लोग जब मैदान में सुलेमानी मस्जिद के पास मैदान में खेलने जाती हैं तो ये आदमी उन लोगों के साथ मतलब उनको देख के गलत हरकत करता है, पैंट की चैन खोलता है और अपने शरीर का कुछ पार्ट से दिखाता है, गंदी चीज़ें दिखाता है। तो लड़कियां डरी हुई है और कुछ लड़कियां आई हैं, सिर्फ 2 लड़कियां भी आई है रिपोर्ट करने। लोगों का कहना है आरोपी की शिकायतें पहले भी मिली हैं, लेकिन जब तक लोग उसे पकड़ने पहुंचते तब तक वो भाग जाता, लेकिन इस बार उसकी एक नहीं चली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सतीश सिंह राजपूत बता रहा है वो आदमी। कहाँ का रहने वाला मैंने? ये अभी क्लियर नहीं है, सिर्फ सतीश सिंह राजपूत बता रहा है वो। किन धाराओं के तहत मुकदमा है? ये आईपीसी की धारा 354 का के तहत उसके पे और पॉक्सो एक्ट की धारा है 11(1)(12। 2 महिलाओं के बीच हाथापाई, मारपीट और ग्रामीणों का हो हल्ला। तस्वीरें बिहार की हैं। मसौढ़ी के धनरुआ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ शादी कर दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। जी हाँ, मामला प्रेम प्रसंग के साथ अपहरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तभी तो रेड बिगहा गांव में ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। दरअसल प्रेम प्रसंग के आरोप में जब युवक को अगवा कर शादी कराई गई और फिर उसे प्रेमिका के साथ विदा किया गया, तभी बीच रास्ते में वो लड़की को छोड़कर फरार हो गया।
नव विवाहिता को इस तरह से देखकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रेमिका जब अपने प्रेमी के घर पहुंची तो घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए। लड़का के बाप के नाम है देवान प्रसाद है, तो सर से बात करते हैं। पीड़ित दुल्हन ने धंडुआ थाने जाकर अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता की लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। तीरंदाज दीपक के हाथों ने जलवे बिखेरने शुरू ही किए थे कि मजबूरी ने उनके पैरों में जंजीरें बांधनी शुरू कर दी। कई साल से संघर्ष कर झारखंड ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाने वाले दीपक की आज स्थिति दयनीय है। हाल ये है कि रोजमर्रा के गुजारे के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तीर पकड़ने वाले हाथों में कुदाली। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संपूर्ण हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार के इस फैसले की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर करार देते हुए विस्तृत सुनवाई के आदेश दिए हैं, जिसके लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की गई है। मामले के अनुसार सरकार ने मार्च 2021 में आदेश जारी कर हरिद्वार जिले में चल रहे स्लॉटर हाउस को पूरी तरह से बंद कर दिया, जबकि पहले स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश केवल धार्मिक स्थलों तक ही सीमित था। सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मंगलौर निवासी इफ्तिकार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में किसी भी नियम के तहत ये बंदी नहीं हो सकती। ये आमजन का संवैधानिक अधिकार है। याचिका में कहा गया कि सरकार के आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिकाकर्ता ने 21 जुलाई को बकरीद को देखते हुए सरकार के इस आदेश से रोक हटाने की मांग की है। मामले में बीते दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा, ये संवैधानिक मामला है, त्योहार को देखते हुए सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। 21 जुलाई को प्रस्तावित बकरीद तक इसका फैसला संभव नहीं है। इसमें सभी संबंधित पक्षों की उचित सुनवाई की जरूरत है। कोर्ट ने मामले में व्यापक बहस के लिए 23 जुलाई की तिथि तय की है। तीरंदाज दीपक के हाथों ने जलवे बिखेरने शुरू ही किए थे कि मजबूरी ने उनके पैरों में जंजीरें बांधनी शुरू कर दी। कई साल से संघर्ष कर झारखंड ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाने वाले दीपक की आज स्थिति दयनीय है। हाल ये है कि रोजमर्रा के गुजारे के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तीर पकड़ने वाले हाथों में कुदाली थमा दी गई है। सर, हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता। बोकारो का रहने वाला दीपक अपने पिता की मौत के बाद मां के साथ रहता है। कभी तीरंदाजी में जलवे बिखेर कर झारखंड का नाम रोशन करने वाला दीपक आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मां घर से ही किराने की दुकान चलाकर 2 पैसे कमाती है, तो बेटा दीपक भी मां का हाथ बंटाने के साथ चाय बेचा करता है। मां का सपना था कि बेटा झारखंड ओलंपिक में जिस तरह मेडल जीता उसी तरह तरक्की की सीढ़ियों को चढ़े, लेकिन फिलहाल तो ये परिवार दाने दाने को मोहताज है। बहुत ही सोचे हैं कि उसको आगे तक ले जाने के लिए घर का स्थिति के कारण अभी काम पे जा रहे हैं। शादी में दूल्हे के पास तो उसकी होने वाली दुल्हन बैठा करती है, लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा के बगल में तो हेल्थ वर्कर बैठी हैं, वो भी इंजेक्शन के साथ। जी हाँ, शादी से पहले कभी इस तरह की तस्वीर देखी है आपने? नहीं ना, लेकिन बिहार के गया के विष्णुपद में हुई इस अनोखी शादी की वैक्सीन वाली तस्वीर इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय है, जहां शादी के मंडप पर जाने से पहले वर वधू ने कोरोना का टीका लगवाया, तभी 7 फेरे लिए। कोरोना से बचाव की वाकई ये अनोखी तस्वीर है जो समाज को बड़ा संदेश दे रही है। दरअसल गया के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के विकास कुमार की शादी रजौली की रहने वाली पूनम कुमारी से तय हुई थी।
दोनों पक्ष के लोग गया के प्रसिद्ध विष्णुपंत मंदिर परिसर में बने विवाह मंडप में शादी समारोह आयोजित करने को तैयार हुए। सभी लोग मंदिर परिसर में बने विश्राम गृह में ठहरे। ठीक सामने विवाह मंडप पर शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे राजा विकास की नजर विश्राम गृह में चल रहे टीकाकरण अभियान पर पड़ी। विकास ने फौरन अपने एक साथी को मेडिकल टीम के पास भेजा। टीम के कर्मचारियों ने जब उससे पूछा कि क्या दूल्हे और दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली है, तो पता चला कि दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों में से किसी ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। फिर क्या था, दोनों ही पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर में और फिर शादी के साथ फेरे लेने से पहले संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया। कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, उसमें भी बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी की सुंदरता तो मन को सहज ही लुभा लेती है। इलाके में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहता है। प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इस बार भी बांदीपुरा में 3 दिवसीय गुरेज महोत्सव का आयोजन किया। फेस्टिवल के दौरान गुरेज के कई क्लबों ने कई सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके अलावा पशु और भेड़ पालन, हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने स्टॉल का दौरा किया और प्रदर्शित उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। प्रदेश के पर्यटन निदेशक डॉक्टर GN ईटू ने बताया कि इसका उद्देश्य इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, गुरेज में न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता है बल्कि संगीत और नृत्य सहित स्थानीय संस्कृति भी आकर्षक है। बता दें, गुरेज घाटी को कश्मीर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। घाटी श्रीनगर से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है और भारी बर्फबारी के कारण दिसंबर से शुरू होने वाली सर्दियों के दौरान गुरेज का रास्ता 5 से 6 महीने के लिए बंद ही रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की दिशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सूरजपुर कलेक्टर ने बिहारपुर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान छेड़ रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीमा से सटा बिहारपुर जिला मुख्यालय से लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी पर है, जहां के कई इलाकों तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसी वजह से जिले के वजूद में आने के 8 साल बाद भी ग्रामीण मुश्किलों से मुक्त नहीं हो सके थे। ऐसे में जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक दूरी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जहां ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर जिला या ब्लॉक मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, वहीं अब जिले के कलेक्टर अब हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को बिहारपुर इलाके के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जन चौपाल लगाएंगे और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेंगे। देखिए, वो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और सामान्यतया वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो व्यवहारिक रूप से देखें, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। यही सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, हम ही लोग पहुँचें। इसलिए पहले और तीसरे शुक्रवार को हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जिला प्रशासन की पूरी टीम उस क्षेत्र में जाएगी और वहाँ के 25 से 30 गाँव के लोग जो हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। Let's say cheer for India. 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 जोश हाई है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, टोक्यो में तिरंगा लहराने का मादा है। 30 जुलाई से टोक्यो में शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए 17 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल रवाना हुआ। इस बार ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा पदक हासिल करने के इरादे के साथ 54 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ पहला दल रवाना हो गया। जापान रवाना होने से पहले नई दिल्ली में औपचारिक समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य ने 88 सदस्यों के दल को विदा किया। इस दल में तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, जिम्नास्टिक और भारोत्तोलन सहित 8 खेलों के एथलीट शामिल हैं। बता दें, इस बार कुल 127 भारतीय एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। साल 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कुल 117 एथलीटों से भी ये संख्या ज्यादा है। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं, वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुँचे और मुझे पूर्ण विश्वास है
ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव ना हो, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम का काफिला जब भोपाल जाने के लिए हेलीपैड की तरफ रवाना हो रहा था, तभी उनकी नजर संजय नगर में सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों पर गई। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफिले को रोकने का इशारा किया। सीएम कार से उतरे और इन दुकानदारों से रूबरू हुए। सीएम ने एक फल विक्रेता से चर्चा की, जिसमें ये पता चला कि कहते एक से भले दो और दो से भले तीन।